नमस्कार बच्चों पिछले कक्षा में हम लोग अपठित भाग में एकांकी प्रतिशोध में 12वीं के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानकारी ले चुके थे। 12वीं घर से लापता होने का कारण यानी घर न होने के कारण अपनी माँ यानी 12वीं की माँ सुशीला व्यथा से दुख से भरी हुई है। तो माँ सुशीला 12वीं न होने के कारण दुखित है और पिता श्रीधर अपनी पत्नी के दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी सुशीला का मन 12वीं की ओर ही मोहित हो रहा था। तो उस मोह से न बहाने के लिए श्रीधर इतना प्रयास करते हैं, इतना समझाते हैं, फिर भी सुशीला 12वीं का नाम ही लेती रहती है। तो 12वीं के कारण वो उपनिषद वेद पुराणों में अपना मन नहीं लगा पा रही है और श्रीधर पंडित बेटे के वास्ते बेटे की ममता में बहकर उपनिषद को न छोड़ने के लिए कहते हैं। 12वीं आखिर क्यों घर नहीं आया? जो शास्त्रास्त्र में जिस दिन 12वीं के साथ जो घटना घट चुका था उसके बारे में सुशीला को समझाते हैं। 12वीं महाकवि है और उसके कवित्व को देखकर श्रीधर बहुत प्रसन्न चित्त है, यानी बेटे के विद्वत और उसके शास्त्रास्त्र को देखकर प्रसन्न चित्त है। लेकिन 12वीं में अहंकार बढ़ने के कारण वो इतना घमंडी होता देखकर वो चेतावनी देने के वास्ते सावधानी करने हेतु उसे मूर्ख, अज्ञानी और दंभी कहा जाते हैं। जैसे ही बड़े हुए सभा में शास्त्रास्त्र के संदर्भ में जिन पंडितों को 12वीं ने हराया था उससे श्रीधर उसके कवित्व को देखकर खुश हुए थे और प्रसन्न चित्त थे और यह मानते थे मेरा बेटा एक महान कवि बने और पूरे विश्व में उसका सामना न करने का साहस किसी में न रहे। ऐसा एक महापंडित महाकवि बनने का इच्छा भी रख चुके थे। लेकिन जैसे ही 12वीं में पंडितों को शास्त्रास्त्र में हराने के कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था, वो घमंडी होता जा रहा था, उसे देखकर उसे यह दुख हुआ कि जो महाकवि बनने का योग्यता प्राप्त कर चुके थे वह व्यक्ति महाकवि ना बन सकता है। जो जिस घमंडी के कारण, अहंकार के कारण उसका कवित्व, उसमें रहे पांडित्य, उसमें रहे विद्वत जो है वो गिरता जा रहा था। तो उसे देखकर पिता होने के नाते उससे दूर रहने के लिए सावधानी करने हेतु ढांढ चुके थे। लेकिन ताड़ना देने के बावजूद जैसे ही बड़े हुए सभा में जिन पंडितों के सामने ढांढने के बाद वही पंडित 12वीं का परिहास कर चुके थे। इस कारण लज्जित होकर अपने मुंह को छिपाकर वहां से निकल चुका था 12वीं। लेकिन अब 12वीं अब तक घर नहीं लौट आया है। तो इस कारण सुशीला चिंतित है। तो यह सब बताने के बाद सुशीला अपने पति को निष्ठुरवादी कहती है। अनुशासन के मर्यादा के वास्ते पुत्र को छोड़ा, वो हृदयहीन भी कहा जाते हैं। तो ऐसे निष्ठुरवादी हृदयहीन ही जो घर से, जाति से, समाज से उससे निर्वासित कर सकता है, ऐसा कहती है। तब श्रीधर कहते हैं जो पिता हृदय से कभी भी अपने पुत्र को निर्वासित नहीं कर सकता, लेकिन हृदय से ना तो सही, घर से, समाज से, जाति से एक पिता निर्वासित कर ही सकते हैं। तो ऐसा सुशीला कहती है। तो जो पिता
एक बेटे के उज्जवल भविष्य को चाहने वाला ऐसा तो कर सकता है, पुत्र में बढ़ता हुआ अहंकार को देखकर कभी भी वो चुप नहीं रह सकते। जो व्यक्ति विश्व में जिसका सामना न कर सके ऐसा इच्छा रखने वाले एक पिता जो दिन ब दिन अहंकार के कारण घमंडी होता जा रहा पुत्र को देखकर चुप नहीं रह सकते थे, इसलिए उसे चेतावनी देने वास्ते सावधानी बढ़ाने हेतु उससे भरे हुए सभा में ताड़ना दी थी। तो लेकिन भारवी उसका अर्थ को अनर्थ समझकर वह अब इस घर से यानी उस सभा से चला जाता है और अभी तक घर नहीं लौट आया है। तो यह देखकर अब सुशीला यह सुनने के बाद और भी दुखित हो गई। हाँ, इसका मतलब हुआ मेरा बेटा कहीं देशांतर चला गया होगा, कहीं आत्महत्या कर डाला होगा। लेकिन श्रीधर पंडित का पुत्र कभी भी वो पतित नहीं हो सकता और देशांतर तो बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि माता के आज्ञा के बिना वो बिल्कुल देशांतर नहीं जा सकता। ससुराल तो वो बिल्कुल पिता के आज्ञा के बिना वो नहीं जा सकता। तो इस तरह पिछले कक्षा में भाग 2 और 1 में प्रतिशोध के जानकारी ले चुके थे बच्चों। आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं देखेंगे। तो हम लोग पेज नंबर 167 में सुशीला अब तक व्यतीत है, दुखित है, तो बेटे के प्रतीक्षा में क्या कर सकती है और बेटे के वास्ते सुशीला के अनुरोध पर श्रीधर ने भारवी को तलाश कहाँ करते हैं, उसके वचन को कैसे पूरा करते हैं। और पात्र परिचय में भारती यानी एक विदुषी है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज भारती भारवी को कहाँ देखी, उसके साथ वार्तालाप हुआ या नहीं, इसके बारे में सुशीला के साथ बातचीत होती है, उसे भी हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों पेज नंबर 167 में आपको देखना होगा श्रीधर से शुरू हो रहा है। श्रीधर संवाद में भारवी सेविका नहीं, मैं हूँ स्वामी, हाँ वहाँ। तो पिछली कक्षा में दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ सुनते ही सुशीला बेटा ही आया हुआ है ऐसा समझती है, लेकिन बेटा नहीं बल्कि भारवी के घर की सेविका जो है भाभा आ चुकी है। तो सेविका उत्तर में देती है, नहीं मैं हूँ स्वामी आभा। सुशीला, आभा भारवी नहीं आया क्या? सेविका, अब तक कभी नहीं आए, मैं तो समझती थी कि वहाँ इस समय तक आ गए होंगे, मैं समझती थी वो आ गए होंगे। सुशीला, वह अभी तक नहीं आया, तू जा जल्दी से उन्हें खोज दा, जल्दी जा मेरी अच्छी हवा। अभी तक भारवी नहीं आया है आबा, तू जा भारवी को ढूंढ कर ला। हाबा, मैं अभी जाती हूँ स्वामिनी, अभी खोज कर लाऊंगी, किंतु हाँ भोजन तो कर ले। हाँ मैं अभी जाती हूँ, आप भोजन कर लें, मैंने पाकशाला में जाकर देखा आपका भोजन रखा है, आपने उसे छुआ भी नहीं। मैंने पाकशाला में आपके लिए भोजन थाली में रख चुकी हूँ, लेकिन अभी तक छुआ भी नहीं, आप भोजन कर ले, मैं स्वामी भारवी को ढूंढकर लाऊंगी। इस तरह कहती हुई आबा वहाँ से निकल पड़ती है। सुशीला, आबा तो जा, मैं भोजन करूँगी, मुझे कष्ट ना दे, मुझे भारवी के देखने तक खाने में भी मुझे दिलचस्पी नहीं है और पीने में भी मुझे दिलचस्पी नहीं है। जब तक मेरा बेटा भारवी को नहीं देख सकती तब तक भोजन भी नहीं चाहिए और मुझे पानी भी नहीं पीना है। तू जा, मुझे कष्ट ना दे। हाँ बा, मुझे क्षमा करे, एक निवेदन और है। महाकवि से परिचित एक युवती प्रवेश चाहती है, वह स्वामी के दर्शन की अभिलाषा रखती है। तो जैसे ही हाबा घर आती हुई एक विदुषी भारती भारवी से मिलने आ चुकी है, जो आने की विषय को सुशीला को बता देती है।
श्रीधर, मेरे दर्शन की मैं इस समय किसी से नहीं मिल सकूंगा। श्रीधर सोचता है कि मुझसे मिलने आई हुई है तो मुझे अभी किसी से मिलना नहीं है। सुशीला, हाँ नहीं दीजिए, संभव है कवि से परिचित होने के कारण उससे अपने लाल के संबंध में कुछ सूचना मिल सके। हाबा बुला ले तो हाने दीजिए, उस विदुषी से कोई ऐसा विषय, मेरे पुत्र के कोई विषय मिल जाए तो अच्छा होगा, ताकि हम लोग मेरे लाल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आबा जो आज्ञा। तो आज्ञा मानती हुई हाबा वहाँ से निकल पड़ती है। सुशीला गई। आबा कहती है कि मैं भोजन कर लूँ। हाबा कहती है मुझे भोजन करने के लिए, मुझे तो मेरे बेटे के दर्शन के बिना ये सब नहीं हो सकता, मुझे खाना नहीं चाहिए। श्रीधर, सुशीला, मैं तुम्हारे हृदय के दुख को समझता हूँ। मैं निश्चय ही प्रातःकाल सभी जनपदों में जाऊँगा और भारवी को खोज कर तुम्हारे पास ले आऊँगा। सुशीला, अब तुम्हारे दुखों को मैं समझ सकता हूँ। श्रीधर कह रहा है पत्नी के दुख को वो समझ सकता है और वचन दे रहा है कि सुबह होते ही, यानी सुशीला के अनुरोध पर वो जनपदों में अपने बेटे भारवी को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सुशीला को वादा दे रही है प्रातःकाल होते ही भारवी को जनपदों में ढूंढने का, खोजने का प्रयास करने का वचन दे रही है। सुशीला, आपके अनुशासन की मर्यादा तो भंग ना होगी, तो अगर आप मेरे बेटे को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए जाएंगे तो आपके मर्यादा का, यानी अनुशासन का मर्यादा पर भंग नहीं होगा क्या? श्रीधर, अनुशासन के स्थान पर अनुशासन, प्रेम के स्थान पर प्रेम, प्रेम पर ही अनुशासन निर्धारित है और अनुशासन पर ही प्रेम। यदि प्रेम ना हो तो अनुशासन का कोई मूल्य नहीं है। अनुशासन पर अनुशासन, प्रेम पर प्रेम, यानी प्रेम के बिना अनुशासन भी नहीं है और अनुशासन के बिना प्रेम भी नहीं होता। तो दोनों का मूल्य एक दूसरे से निर्धारित होता है, तो इसलिए एक दूसरे के बिना वो नहीं चलता। इस तरह समझाते हैं। सुशीला, आपको विश्वास है कि भारवी किसी जनपद में मिल जाएगा? आपको विश्वास है क्या मेरा भारवी जनपदों में मिलेगा? श्रीधर, मुझे विश्वास है कि जब वह अनियमित कार्यों से मुक्त है तो किसी ना किसी जनपद में अवश्य मिल जाएगा। यानी भारवी को कोई किसी काम नहीं रहा तो वो ज़रूर जनपद में ही मिल सकता है। जनपद में बैठकर वह कविता का आनंद लेता रहा होगा, वो ज़रूर वहाँ मिलेगा। सुशीला, यदि नहीं मिला तो, अगर जनपदों में नहीं मिला तो क्या करेंगे? श्रीधर, तो मैं राजकीय सहायता की प्रार्थना करूँगा। अगर वो वहाँ नहीं मिलेगा तो मैं जनपद का राजकीय का सहायता लूँगा। राजकीय शक्ति उसे कहीं से भी प्राप्त कर सकती है। राजकीय का हाथ बड़ा होता है, वो कहीं से भी मेरे बेटे को ढूंढ कर ला सकते हैं। तुम शांति से शयन करो, अब तुम बेचैन ना हो, चैन से सो जाओ। सुबह होते ही प्रातःकाल भारवी को ढूंढ कर लाऊंगा। सुशीला, परसों से गया है मेरा लाल कौशेय वस्त्र धारण कर, पीत रंग का अधो वस्त्र और नील रंग का उत्तरीय, कुंचित केश, मस्तक पर पीत चंदन का पत्रावली, मध्य में हरुण बिंदु। शास्त्रास्त्र के लिए जाते समय मैंने अपने आतों उसे पुष्पहार पहनाया था। उसने मुझे प्रणाम किया था। स्नेह गदगद हो मैंने कहा, विजयी बनो। उसके मुंह पर हल्की मुस्कुराहट थी। क्या जानती थी कि आज भी उसे पिता की बरसना मिलेगी? परसों से गया, यानी अब भारवी वो दिन हो गए, परसों गया है, अभी तक भारवी घर नहीं लौट आया है। जाते वक्त कौशेय वस्त्र धारण कर चुका था, पीता रंग का अधो वस्त्र पहन चुका था, नीला रंग का उत्तरीय पहना हुआ था, कुंचित केश था, मस्तक पर पीत चंदन की पत्रावली थी,
मध्य में हरणबिंद लगाया हुआ था। शास्त्रास्त्र के लिए जाते समय मैंने उस पुष्पहार पहनाया था। उसने मुझे प्रणाम किया। मैंने उसे विजय बनने के लिए आशीर्वाद दिया। तब उसके चेहरे में हल्की सी एक मुस्कुराहट मैंने देखी थी। क्या जानती थी आज भी मेरे बेटे को उसके पिता से ताड़ना मिलेगी। वो डांटेंगे, एक किसे पता था। श्रीधर, भावुक मत बनो सुशीला, विश्राम करो। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ कि तुम्हारा भारवी कल तुम्हारे पास होगा। मैं वचन दे रहा हूँ, तुम्हारा बेटा प्रातः काल होते ही मैं जनपदों में मैं ढूंढूंगा। अगर वहाँ नहीं मिला तो राजकीय का सहायता लेकर कहीं से भी ढूंढकर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। मैं वचन देता हूँ तुम्हारा बेटा को कहीं भी मैं खोज कर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। तुम शांत रहो, बेचैन ना हो, ऐसा कह रही है सुशीला। आज ही हो सकता था वह मेरे पास। अगर आप ताड़ना न दी होते तो आज मेरा बेटा मेरे सामने अभी ही होता। यदि आप पुत्र प्रेम से अधिक शास्त्र चिंतन को महत्व ना देते तो, अगर आप मेरे पुत्र प्रेम से शास्त्र का चिंतन न करते तो, शास्त्र को महत्व ना देते तो आज मेरा बेटा अभी ही मेरे सामने रहता था। श्रीधर, मैं समझता कि वह सदा की भांति अवश्य घर लौटेगा। भारवी के बारे में सुशीला इतना चिंतित है, और अगर आप बड़े हुए सभा में अगर मेरे बेटे को ताड़ना न दी होते तो आज मेरा बेटा अभी ही मेरे सामने होता। तो आप ढांढने के कारण वो लज्जित होकर ग्लानि से वहाँ से चला गया है। वो अभी तक घर नहीं आया है। अगर आप पुत्र प्रेम से महत्व देता तो आज मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा होता। आप पुत्र प्रेम से बढ़कर शास्त्र को महत्व देने के कारण मेरा बेटा अब मेरे सामने ना रहा है। अब श्रीधर कहते हैं, मैं समझता था कि वह सदा की भांति अवश्य घर लौट आएगा। मैं समझता था हमेशा की तरह, जैसे भी मैं कई बार सब भरे हुए सभा में ही मैं उसे ढांढ चुका था, लेकिन हर समय वो घर लौट आता था, लेकिन अभी वो घर नहीं लौट आया है। मैंने भी थोड़ी मर्यादा रखी, किंतु उस मर्यादा की सीमा समाप्त हो गई। हाँ, मैं शासन के मर्यादा अब तक मैं रख चुका था, अब वो सीमा को पार कर चुका है। कल ज़रूर मैं जाऊंगा। हम उसकी पत्नी के प्रति तो उत्तरदायी है और वह यहाँ नहीं है, तो भारवी की पत्नी ससुराल में है। उसके प्रति उत्तरदायी होने के नाते उसे ज़रूर हमें ढूंढना होगा। ज़रूर मैं सुबह उठते ही भारवी को उसके पत्नी के उत्तरदायी के प्रति मैं उसे ढूंढकर लाऊंगा। इस तरह श्रीधर पंडित पत्नी को समझा रही है सुशीला, मेरे लिए ना सही उसकी पत्नी के लिए ही आप कवि को खोज कर लाइए। मेरे वास्ते नहीं तो उसके पत्नी के वास्ते उसे ढूंढकर ज़रूर लाइए। तब विदुषी भारती का प्रवेश होता है। भारती, मैं आ सकती हूँ? प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम भारती है। मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? आपसे मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम भारती है। भारती, हाँ वो देवी, तुम कवि भारवी से परिचित हो? पूछ रही है सुशीला। हाँ, भारवी से परिचित है क्या? भारती, वसंत ऋतु से कोकिला के स्वर से कौन परिचित नहीं है। यानी वसंत ऋतु में जिस तरह कोकिला के ध्वनि कानों में गूंजता रहता है, वैसे ही भारवी के शास्त्रास्त्र का ध्वनि जो है, वाणी जो है, कोकिला जैसी है। उस ध्वनि से सब परिचित है, ऐसा कह रही है। उन्हें कौन नहीं जानता? सुशीला, तुम उन्हें कब से जानती हो? कब से तुम भारवी को जानती हो? गत पूर्णिमा के पर्व में उन्होंने जो शास्त्रास्त्र किया था, उसमें शास्त्र को जैसे जीवन मिल गया,
आज तक वेदांत की इतनी सुंदर मीमांसा मैंने कहीं सुनी जैसी महाकवि भारवी ने भारवी के मुख से सुनी, जैसे ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य कर रहा हो। तो गत पूर्णिमा के दिन भारवी ने शास्त्रास्त्र किया था, तब से मैं जानता हूँ। वाणी से वेदांत सुंदर मीमांसा मैंने सुनी। तो जैसे उसके मुंह से जो ध्वनि सुनी, वह के ध्वनि पर सरस्वती ही नृत्य कर रही हो, ऐसा उसके ध्वनि गूंजती है, ऐसा कह रही है। सुशीला, धन्य है मेरा कवि। श्रीधर, इस समय तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है देवी? भारती, तो श्रीधर पंडित पूछ रही है भारती से, विदुषी भारती से। विदुषी भारती उत्तर देती है, महाकवि के दर्शन के लिए, यानी महाकवि भारवी को देखने के लिए मैं आई, लेकिन भारवी यहाँ नहीं है। भारवी तो यहाँ नहीं है। हाँ, कवि अभी तक नहीं आया। कवि भारवी अभी तक नहीं आए क्या? भारती, मैंने तो उन्हें मालिनी तट पर देखा था। तो हाँ, भारवी के बारे में जानकारी दे रही है भारती। विदुषी भारती भारवी के बारे में जानकारी देती हुई कहती है, मालिनी तट पर देखा था। सोचती थी कि इस समय तक वे यहाँ आ गए होंगे। मैं सोचती थी कि वे घर आ गए होंगे। सुशीला, कब देखा था? किस समय देखा था? कब उसे देखा मालिनी तट पर? कब देखा था तू? भारती, आज प्रातः काल उषा वेला में, यानी सुबह प्रातः काल में मैंने देखी थी। सुशीला, तुम उससे मिली थी? तुम उससे मिली थी क्या? नहीं, वे उस समय ध्यान मग्न थे। उस समय वे ध्यान में थे, जैसे वे सरस्वती के उपासना कर रही हो, इसलिए ऐसा सोचकर मैं उससे बातचीत नहीं कर पाई। सुशीला, भारती की? मेरी नहीं, वीणा पाणी भारती की। मेरी उपासना नहीं कर रही थी, बल्कि वीणा पाणी सरस्वती की उपासना वे करते थे। मैंने उनका ध्यान भंग नहीं करना चाहा, सोचा बाद में वार्तालाप करूंगी। मैंने सोचा कि उसे भंग नहीं करना चाहिए, बाद में उससे मैं बातचीत कर लूँ। फिर वार्तालाप हुआ क्या? वार्तालाप तो नहीं हुआ, क्योंकि भारवी उद्विग्नता से वहाँ से उठकर चले गए। उद्विग्नता से वहाँ से उठकर चले जाने के कारण उससे मैं वार्तालाप नहीं कर सकी। सुशीला, वह तब से आया ही नहीं। उसके पिता भी तब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब से वो घर नहीं लौट आया है। उसके प्रतीक्षा में हम सब है। ये उनके पिता है। प्रणाम करती हूँ। तो जैसे ही सुशीला श्रीधर पंडित का परिचय देते हैं, ये भारवी के पिता है, तो तुरंत भारती विदुषी उससे प्रणाम करती है। हायष्मती बनो देवी भारती, तो उसे आशीर्वाद देते हैं। भारवी, जैसे ही आएगा तुम्हारे आने की सूचना दे दी जाएगी। जैसे ही भारवी आते ही आपको सूचना मिल जाएगी। मैं कृतार्थ हुई, किंतु आप कष्ट ना करें, कल प्रातःकाल में पुनः सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। तो आप मुझे सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं दोबारा उससे मिलने के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। इस तरह कहती हुई भारती विदुषी वहाँ से चलती है। सुशीला, यदि इस बीच तुम्हें उसकी सूचना मिले देवी, तो मुझे सूचना देना, मैं कृतार्थ होऊंगी। अगर वो घर लौटने के पहले ही आपको भारवी के कोई भी समाचार मिले तो आप हमें बता दीजिए। इस तरह सुशीला भारती विदुषी से कृतार्थ होकर यह बता रही है कि हमसे पहले आप भारवी के कोई भी समाचार आप प्राप्त कर ले तो हमें बताने के लिए, सूचना देने के लिए कहती है। सुशीला को सूचना देने के लिए कहती है भारती। अवश्य, तुम मुझे आज्ञा दे। प्रणाम करती हूँ। मुझे जाने के लिए
आज्ञा दीजिए, मैं जाती हूँ। सुशीला आयुष्मती बनो। सुशीला देवी भारती से भी मेरे लाल की कोई सूचना नहीं मिली। तो सुशीला अब दुखित होकर कहती है कि हाँ, भाभी विदुषी भारती से भी हमें भारवी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो बच्चों, आज के प्रतिशोध भाग ही में हम लोग भारवी घर न लौटने के कारण माँ सुशीला इतना व्यथित है, इतना दुखित है। उसके साथ साथ श्रीधर पंडित उसके अनुरोध पर उसे ढूंढने का प्रयास करने का वादा करते हैं। तो जैसे ही भारवी को ढूंढने के लिए प्रातःकाल उषा बेला में ढूंढ कर लाने का वादा करते हैं श्रीधर पंडित, वैसे ही प्रातःकाल जनपदों में ढूंढेंगे। अगर वहाँ जनपदों में अगर भारवी न मिले तो राजकीय के सहायता लेकर उसे ढूंढने का प्रयास करने का वादा करते हैं। इसके साथ साथ भारती, विदुषी भारती का हमें परिचय मिलते हैं और विदुषी भारती से भी हमें भारवी का कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता। तो इससे सुशीला व्यतीत है। आज के अध्ययन में बच्चों इन विचारों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आगे के अध्ययन में भारवी कहाँ मिलेगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना ना भूलिए। स्वस्थ रहो बच्चों, खुशी से रहो। धन्यवाद।